नमस्कार, स्वागत है आपका। पिछले चुनाव का दौर भूले तो नहीं होंगे आप, जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे और मंच से जोर जोर से कह रहे थे कि 50,000 करोड़ दूं कि उससे ज्यादा दूं, 80,000 करोड़ दूं कि उससे ज्यादा दूं, मैं बिहार को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देता हूं। फिर से बिहार में चुनाव आ गया है और मोदी जी एक बार आ भी चुके हैं और आके इस बार श्रमिक ट्रेन देने का वादा किए हैं, बात कर रहे हैं। पर आने से बिहारियों को क्या लाभ मिला है, बिहार को क्या लाभ मिला है, आइए हम जानते हैं भागीश भैया से। तो चूंकि अब बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी की हो रही है, तो बड़े बड़े विनम्रता के साथ और बड़े उद्गार के साथ, बहुत रिस्पेक्ट के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। बिहार में स्वागत इसलिए करते हैं, बिहार तो सबका है। जिस तरीके से वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उस लिहाज से उनका तो पूरा देश ही है। जहाँ चाहे जा सकते हैं, जहाँ चाहे लोगों से मिल सकते हैं। लोगों ने उनको भर भर के वोट दिया है बिहार से, तो उनका बनता ही है आना। हर बार जनता को लुभा ले जाते हैं, कुछ न कुछ नया वादा करते हैं। मोदी जी की फैन फॉलोइंग अच्छी है बिहार में। बिहार में कई लोग जो है वो उनको वोट देते हैं सिर्फ मोदी के नाम पर। जब कोई यहाँ पे सांसद जीत के आता है और उसकी परफॉर्मेंस के बारे में चर्चा होती है, तो लोग बोलते हैं कि हम इस सांसद को वोट नहीं दिए हैं, हम वोट मोदी को दिए हैं। तो मोदी जी ने अपना ऑरा क्रिएट किया है। मोदी जी के बहुत प्रशंसक है बिहार में, इसलिए मोदी जी का स्वागत है। स्वागत इसलिए क्योंकि हम लोग बिहार से हैं, इसलिए स्वागत कर रहे हैं। बाकी आपका तो पूरा देश है और आपके ही कंधों पर इस बिहार को संवारने की भी जिम्मेदारी है। लेकिन आपसे मेरा आग्रह भी रहेगा और आपसे, आपके वादों से हम लोग निराश भी होते हैं कई बार, जब वादे पूरे नहीं होते हैं। मतलब ये आपसे बहुत ही विनम्रतापूर्वक मैं चाहता हूं कि माफ़ी के साथ, लेकिन कुछ शिकायतें मेरी भी हैं, हर बिहारी की होगी, वो जरूर हम मोदी से करना चाहेंगे। उसमें सबसे पहली शिकायत यही है कि चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, मोदी जी को अब बहुत झूठ बोलने की आवश्यकता है नहीं। मतलब अगर ना भी बोलें तो काम चल सकता है, क्योंकि मोदी को लोग पसंद करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पसंद करते हैं तभी इतना वोट मिलता होगा, तभी सरकार में है। पर बार बार आप आकर झूठ बोलेंगे, बार बार आकर किसी बात को आप दोहराएंगे, जख्मों को कुरेदेंगे, तो बिहार माफ करेगा नहीं और इस बात छोड़ेगा नहीं। वो इसलिए क्योंकि आपको याद होगा कि मोदी जब मोतिहारी पहुंचे, तो चूंकि हम मोतिहारी से हैं, तो ये बात, और आप भी चंपारण से ही बिलोंग करते हैं, तो हम दोनों के लिए वो दिन आप याद करिए जब मोदी जी यहाँ पे आए थे और 2014 में उनका वेव चल रहा था। लोग कहते हैं कि उनकी हवा बह रही थी, हर तरफ मोदी मोदी हो रहा था। मोदी मोदी के नारों से तो ये भाषण भी है उनका कि 80 करोड़ दो, 90 करोड़, 90,000 करोड़ दो। नहीं, वो उसके एक साल के बाद का है, वो विधानसभा चुनाव का है। लेकिन जो लोकसभा चुनाव में जिस वक्त मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट हो रहे थे, उनके नेतृत्व में ही भी देश में चुनाव लड़ा जा रहा था। उस वक्त मोदी जब मोतिहारी में आए थे, मोदी जी के मोतिहारी आते ही उन्होंने सबसे पहली बात कही नमस्कार करने के बाद, वो ये कहा कि अगली बार जब बिहार आऊंगा तो मोतिहारी के बने चीनी मिल के चीनी से ही चाय पीऊंगा, तभी वोट मांगने आऊंगा। जो चीनी मिलें बंद पड़ी हैं, जिसमें हम लोग आए दिन ये खबर सुनते रहते हैं, जो लोग भी मोतिहारी से हैं, अगर बिहार के उस हिस्से से हैं, चंपारण के हिस्से से हैं, तो उनको ये अखबारों में अक्सर ये खबर मिल जाया करती होगी कि चीनी मिल के एक कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली, चीनी मिल के एक मजदूर ने आत्महत्या कर ली। उसमें आपको ये खबर बार बार मिलेगी और बड़ी बेशर्मी के साथ वहाँ के सांसद कह देते हैं कि ये चीनी मिल की ज़मीन के लिए, चीनी मिल के चालू होने के लिए उसकी गरीबी से ये आत्महत्या नहीं हुई है, ये प्रेम प्रसंग में इनकी मृत्यु हुई है। कितना बेशर्म टिप्पणी है। जब हम लोगों ने सुना था इसको पहली बार, तो शर्म से सर झुक गया था कि आप किसी की मौत का तमाशा कैसे बना सकते हैं। उस चीनी मिल की जो जमीनें हैं, एक एक धूर लोगों ने बेच दिया। बड़ी मुश्किल से कुछ जमीन जो है अभी सरकार के पास है, बाकी आप जाएंगे तो देखेंगे कि नेताओं और उनके पटीदारों के घर बन गए हैं वहाँ पे। उस जमीन पे कब्जा कर लिया गया है। चीनी मिल जैसा कोई चीनी मिल अब वहाँ पे है नहीं, सिर्फ खंडहर है जो
अपने अंतिम दिन गिन रहा है। ऐसे में जब मोदी जी आते हैं बिहार में और कहते हैं कि अगली बार आऊंगा तो इसी चीनी मिल, इस बंद पड़े चीनी मिल के बने हुए चीनी से चाय पीऊंगा, तभी वोट मांगूंगा, और उसके बाद वो लगातार आ रहे हैं। या तो उनको शुगर हो गया, बीच में चीनी पीना छोड़ दिया, या फिर क्या बात है भाई कि आप जितनी बार आ रहे हैं वोट मांग ही रहे हैं। और वोट मांग, अगर आपके अंदर नैतिकता ने, और अब और मोदी जी हैं वो, आप देख सोचिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो मोदी जी हैं। मोदी जी के कहने से चीनी मिल चालू नहीं होगा, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। मोदी जी चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं। मोदी जी के तो टैगलाइन का ही नाम है, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन बिहार के साथ, और ये सुनियोजित तरीके से किया गया है, प्रशांत जी इस बात को समझाते आए हैं, हम भी चाहते हैं कि उस बात को एक बार दोहराएं आपके सामने, क्योंकि जब पहली बार ये डेटा प्रशांत जी ने सबके साथ शेयर किया था, सार्वजनिक मंच से शेयर किया था, तो उस वक्त जब मैंने सुना था तो मैं भी बहुत प्रभावित हुआ था और बहुत दर्द हुआ था वो सुन के, कि प्रशांत जी ने बताया उसके अंदर कि कांग्रेस कभी बिहार में चुनाव लड़ा करती थी बड़े दमखम के साथ, भाजपा भी चुनाव लड़ा करती थी बड़े दमखम के साथ, लेकिन कांग्रेस ने जिस वक्त कांग्रेस को प्रधानमंत्री बनने की होड़ में लगे हुए थे, जिस वक्त कांग्रेस को अपनी सरकार केंद्र में चाहिए थी, उस वक्त कांग्रेस ने पूरे बिहार को लालू यादव के हाथ में बेच दिया। लालू यादव के हाथ में बेच दिया का कहना यह है कि कांग्रेस जब तक शासन व्यवस्था में थी तब क्राइम का रेट इतना ज्यादा नहीं था, तब इतनी घटनाएं जो लालू प्रसाद यादव के आने के बाद हुई वो कम हुआ करती थी, एक सौहार्द का माहौल जैसा था। लेकिन चाहे लोगों की हत्याएं हो, चाहे शिक्षा खराब हो जाए, चाहे रोजगार की व्यवस्था चौपट हो जाए, पलायन शुरू हो जाए, ये सब देखते हुए भी कांग्रेस ने लालू यादव के हाथ में पूरा बिहार सौंप के और केंद्र में बैठे रहे, या बैठने की प्रक्रिया या बैठने की प्रक्रिया में लगी रही। वैसे ही अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, कभी भी कोशिश नहीं की कि भाजपा से कोई चेहरा बिहार के अंदर आए, वो अपना मैनिफेस्टो जारी करे, वो एक अपनी वो जो एक कार्यक्रम बनाए जिसके ऊपर लोग भाजपा से जुड़े हुए लोग भाजपा को वोट करें। सम्राट चौधरी बांधे तो थे, पगड़ी उगड़ी बांधे थे कि नीतीश कुमार को हटा देंगे। हाँ, लेकिन आप देखिए ना कि फिर मोदी जी ने भी वही किया, मतलब भाजपा ने वही किया, मोदी जी नहीं कहेंगे, पिछली जो भाजपा की सरकारें थी उन लोगों ने भी, यहाँ की जो स्टेट के जो कार्यकर्ता थे उन सब ने मिलकर डिसीजन लिया होगा, उन्होंने नीतीश कुमार के हाथ में बिहार को सौंप दिया और अपना केंद्र में कुर्सी बनाकर बैठे हुए हैं। सबको मालूम है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति क्या है, बावजूद इसके नीतीश कुमार के नाम पे बिहार में चुनाव लड़ा जा रहा है। और एक नया वीडियो ट्रेंडिंग पे चल रहा है जिसमें नीतीश कुमार जी गमला रख दिए हैं सर पे। तो वही मतलब वही उनकी मानसिक स्थिति को दर्शा रहा है कि नीतीश कुमार जी की क्षमता इतनी भी नहीं है कि वो अपने पदाधिकारियों को पहचान भर पाए, वो अपने विधायकों का नाम ले पाए, उतनी उनकी समझ नहीं बची है। चलिए किसी के साथ हो सकता है, ये समय है, कब किसका दिमाग ठिकाने पे रहेगा कब नहीं रहेगा, उम्र है, उनका तकाजा है, ये बीमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हम लोग तो उनको कोई करीब से नहीं जानते, उनकी हरकतों से जो पता लग रहा है वो उतना ही बता सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से बयान लगातार आ रहे हैं अलग अलग पार्टियों के अलग अलग लोगों के, उससे हम लोग कह सकते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया है, नीतीश कुमार के चेहरे पे नीतीश कुमार को आगे रख के अपनी कुर्सी बचाए हुए हैं केंद्र में। अब नीतीश कुमार के अंदर वो तो पावर है ना कम से कम कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को साथ में रखना ही पड़ेगा, तो वो उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नीतीश कुमार के नाम पे यहाँ पे बिहार छोड़ा गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी से यही शिकायत है कि एक जो आप उस बयान का जिक्र कर रहे थे कि आपने जब बिहार की बोली लगाई थी, जब बिहार को आपने वो सपना दिखाया था, एक एक जिले में जाके जब आपने सभा की और वहां सभा में लोगों को सपना दिखाया, जब आपने पटना के मन से बिहार की बोली लगाई, तब आपको ये समझ में नहीं आया कि बिहार के लोग जो इतने गरीब हैं, जो अभी भी सारे राज्यों से पीछे हैं, जो शिक्षा में पीछे हैं, जो रोजगार के सृजन में पीछे हैं, जो भूखमरी से परेशान हैं, जो बेरोजगारी से परेशान हैं, जो कुपोषित हैं, आप उन लोगों के भविष्य की बोली लगा रहे हैं वहां पे। आप कह रहे हैं 70 करोड़ दूं कि 80 करोड़ दूं, जैसे कि कोई राजा हो, राजा कैसे असरफियां फेंकता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये ले जाओ, तुम बहुत गरीब हो, चलो तुम्हारे उत्थान के लिए ये ले जाओ। ये राजतंत्र है,
आप बिहार के लोगों की बोली लगा रहे हैं, पूरे बिहार को शर्मसार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के नाते आपको दुनिया एक्सेप्ट की, इसका मतलब आप कुछ भी बोलेंगे। आप वहां पे खड़े होके बोलेंगे कि 70 करोड़ दूं कि 80 करोड़ दूं, उस वक्त फिर से बिहार आके कह रहे हैं कि अब मजदूरों के लिए ट्रेन दिया जाएगा। हाँ, मतलब अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने वो ट्रेन खुलवाई, जिसपे उन्होंने बड़े ही बेशर्मी के साथ कहा, और उन्होंने अपने को बहुत गर्वान्वित महसूस कराते हुए कहा कि बिहार से अब एक ट्रेन चलेगी, एक श्रमिक ट्रेन चलेगी, जिसमें बिहार से मजदूरी करने वाले लोग जाएंगे और गुजरात में वहां पे काम करेंगे। आप ये सोचिए कि हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं। अंग्रेज भी तो हमारा दोहन ऐसे ही क्या करते थे, ट्रेन से हम लोग के पूर्वजों को उठा के ले जाया करते थे मजदूरी करने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। ट्रेनों की व्यवस्था भले वो टेक्नोलॉजी लेके आए, हम लोग उससे सीखे, आगे डेवलप किए, लेकिन उसकी नीयत कैसी थी ये सबको पता है। अंग्रेज की नीयत सिर्फ इतनी थी कि इस देश को लूटा कैसे जाए, और उसकी वजह बनी ट्रेन, वहां से लोग कैसे जाएं, उसकी वजह बनी ट्रेन। और आप देखिए कि वही वैसा ही एक प्रशासक बिहार को, हम ये नहीं कहेंगे कि हम आजाद नहीं हैं, हम उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहते हैं कि लोग हम लोग को बताएं कि ये आजादी मांग रहे हैं अपने ही देश में। हम वो बकवास की बातों में अपना समय नहीं उलझाना चाहते हैं, लेकिन इस बात को जरूर कहेंगे, ये तो दर्द हमारे अंदर जरूर है कि जिस वक्त मैं न्यूज चैनल पे ये चुनावी भाषण देख रहा था, क्योंकि उस वक्त सब मोदी के फैन बन चुके थे, सबको लगा था कि मोदी आएंगे तो उद्धार कर देंगे। और जिस वक्त उन्होंने पटना के गांधी मैदान से ये कहना शुरू किया कि 70 करोड़ दूं कि 80 करोड़ दूं, 80 करोड़ दूं कि 90 करोड़ दूं, चलो 1.25 लाख करोड़ रुपए बिहार को पैकेज दिया। आपने बिहार की ऐसी बोली लगा दी, और बोली लगाने के बाद भी आपने दिया कुछ नहीं। आप एक राजा की भी, अगर आप अपने आप को राजा भी समझते, बिहार के लोगों का अगुवा भी समझते, तो कम से कम जिस तरीके से राजा अशरफियां फेंकता था, आपने वो 1,25,000 करोड़ का पैकेज यूं फेंक दिया होता, फेंक ही दिया होता। आपने दिया नहीं होता, आपने फेंक दिया होता। अगर आपकी भावना बिहारियों के प्रति ऐसी है, तो मान लीजिए कि फेंक दिया होता, तब भी बिहार अपना गुजर बसर कर लेता, लेकिन वो पैकेज उन्होंने दिया नहीं। एक बार पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए लोगों ने आवाज उठाई, परिसर में मौजूद थे, नीतीश कुमार जी ने भी आगे से इस बात को रखा, और मोदी जी ने उसको सिरे से नकार दिया। आप देखिए बिहार के साथ ये करना क्या चाहते हैं। बिहार हर वक्त मजदूर बना रहे, ताकि गुजरात की कंपनियां चलती रहें, महाराष्ट्र की कंपनियां चलती रहें, तमिलनाडु को सस्ते मजदूर मिलते रहें, पंजाब को उनके खेत काटने वाले सस्ते मजदूर मिलते रहें। और यहां से सिर्फ मजदूरों के लिए ट्रेन चलेगी, वो भी जब संख्या इतनी भर जाएगी, लोग को कोचा के जाना पड़ेगा, लोग को बाथरूम के डब्बे में होना पड़ेगा, तब जाके एक ट्रेन दी जाएगी कि चलो ठीक है, अब ज्यादा लोग हो गए हैं, उसमें भी, उसकी बाथरूम में भी जाके बैठो। ये व्यवस्था बना दी है प्रधानमंत्री मोदी ने। और यहाँ पे आते हैं तो पूरे देश में जो उन्होंने नाम कमाया है, अरे आपने महाराष्ट्र अच्छा कर दिया हो, गुजरात अच्छा कर दिया हो, सारा देश चमका दिया हो, लेकिन अगर आपका बिहार पिछड़ा है तो क्या ये देश पिछड़ा नहीं है? अगर आपका बिहार पिछड़ा है, यहाँ के लोग गरीब हैं, यहाँ के लोग भूखमरी से परेशान हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास फैक्ट्रियां नहीं है कि बिहार में परिवार के साथ रह के काम करने का साधन नहीं है, तो आप इसको इस तरीके से देखेंगे, इस हीन भावना से देखेंगे। आज बिहारी कभी महाराष्ट्र में पीटा जा रहा है, कभी गुजरात में पीटा जा रहा है, कभी बंगाल में पीटा जा रहा है, कभी तमिलनाडु में पीटा जा रहा है, और आप वहां केंद्र में बैठकर यहाँ बिहार में आकर वोट मांगते हैं, उनके बचाव में कुछ नहीं कहते हैं। क्या बिहार के लोग इस देश के नहीं हैं? बिहार के लोग उस प्रधानमंत्री मोदी के सपनों का देश में नहीं आता है? क्या यह बिहार नरेंद्र मोदी के सपनों का देश बनने के कैटेगरी में शामिल नहीं होता है? आप सोच के देखिए, बिहार के लोग जितना मेहनत करके आज इस देश का हर राज्य चला रहे हैं, अगर हमारी संख्या बिहार के अंदर आ जाए, अगर हमारे वो सब स्किल्ड लोग बिहार के अंदर आ जाएं, उनके हाथ में पूंजी रख दी जाए, जो प्रशांत किशोर जी बार बार कहते हैं कि एक बार बिहार के सारे लोगों को यहाँ पे लाने का मौका बना दिया जाए, और उनके हाथों में पूंजी डाल दी जाए कि तुम करो, तुमको जो पसंद है, जिसमें तुमने दक्षता हासिल की है, जो काम तुम बहुत ईमानदारी लगन के साथ कर सकते हो, इस पूंजी को लो, और यहाँ रोजगार सिर्फ लो मत, रोजगार लोगों के लिए बनाओ, 100 लोगों को और रोजगार दो, और ऐसा बिहार बनाओ कि गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा के लोग भी कहें कि चलो बिहार में चलते हैं, बिहार के लोग अब मजदूर नहीं है, बिहार के लोग मालिक हैं, अब मजदूरी हम लोग करनी पड़ेगी।
मतलब प्रशांत जी कहते भी हैं, अभी भी बोले हैं अपने पुराने इंटरव्यू में कि मोदी जी आए बिहार को कुछ दे या ना दे, लेकिन हम लोग के पैसा से सभा जरूर कर लेते हैं। बिहार के लोगों का ही सरकारी खर्चा पर आके पूरा कार्यक्रम करके चले गए। और फिर बिहार के विरोधी दल जो है वो बार बार पूछते रहते हैं कि प्रशांत किशोर जी का पैसा कहाँ से आ रहा है। अरे जब उनको लूट के नहीं खाना है तो जिस व्यवस्था से आ रहा है आ रहा है। अगर आपको लगता है बहुत गलत तरीके से आ रहा है तो आप जांच बिठाइए। आपको मन कर रहा है कि प्रशांत किशोर जी के काला चिट्ठा आप खोल सकते हैं, आप वो बयान दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बिहार के लोग गुमराह मत करिए। यहाँ अपहरण का पैसा नहीं है, यहाँ बालू माफियाओं का के वजह से आया हुआ पैसा नहीं है, शराब माफियाओं के वजह से आया हुआ पैसा नहीं है, अधिकारियों के लूट का पैसा नहीं है, ट्रांसफर पोस्टिंग का पैसा नहीं है, यहाँ चारा घोटाले का पैसा नहीं है। ये पैसा है उस ईमानदारी का, उस सती का, उस प्रशांत किशोर जी के मेहनत और लगन का, जिसकी वजह से देश का हर दल उनसे तमीज से बात करता है। और जब वो बात करता है और जो बात वो सुनता है, समझता है, वो उसकी अपनी राजनीतिक विरासत होने के बावजूद, अपनी राजनीतिक समझ के होने के बावजूद जरूर कुछ एक्स्ट्रा समझ पाता होगा, तभी प्रशांत जी को अपने साथ बिठाता है और तभी प्रशांत जी के पास वो पैसा आ रहा है। तो आप ये जो प्रशांत जी हमेशा कहते हैं कि जहाँ सरस्वती होगी वहीं लक्ष्मी की कृपा होगी, वो एक बात है। और वो प्रशांत जी ने अर्जित किया है, प्रशांत जी ने हम लोग को भी सिखाया है, आगे भी लोग को सिखाते रहेंगे। इस देश के 25,000 बच्चों से भी ज्यादा को प्रशांत जी इस वक्त बड़े जॉब में डाल चुके हैं। मतलब वो अपना लाइफ जी रहे हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं। वो सिखाया है प्रशांत किशोर ने अपने साथ रख के लोगों को। और वही लड़के, उनके साथ ही काम के लड़के आज उस मोदी जी का कैंपेन में चला रहे हैं, कांग्रेस के कैंपेन में चला रहे हैं, तेजस्वी के कैंपेन में चला रहे हैं, चिराग का कैंपेन में चला रहे हैं। छोटा बड़ा कोई दल हो, किसी निर्दलीय में लड़ना है तो वो एक बार पूछता है कभी प्रशांत किशोर के साथ काम किए हो, तभी जाके उससे राय लेता है। वो व्यवस्था बनाई है प्रशांत किशोर ने। और एक तरफ है मोदी जी। प्रशांत किशोर जी जब महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने गए तो उद्धव ठाकरे की सरकार से सबसे पहले साइन कराया कि अगर आप अगर महाराष्ट्र में चुनाव जीत जाते हैं, हम आपसे कोई पैसा डिमांड नहीं करते, हम आपसे कोई पर्सनल पैसा नहीं लेंगे। जो टीम का खर्चा है वो आप देंगे, वो कैंपेन का खर्चा है वो आप देंगे, अलग बात है। हम आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपको एक वादा करना होगा कि जब तक आप सरकार में रहेंगे तब तक आप एक भी बिहारियों के ऊपर हाथ नहीं उठने देंगे। और वो दम नहीं था उद्धव ठाकरे का कि कभी किसी बिहारियों को, या फिर अब उनकी विनम्रता भी कहिए, अगर उद्धव ठाकरे ने बड़ी विनम्रता के साथ उसको स्वीकार किया, जबकि आप जानते हैं महाराष्ट्र की राजनीति कैसी है। वहां पे लोग बिहारियों को और हिंदी पट्टी के लोगों को गालियां देकर ही अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं। देखा गया बावजूद इसके वहां पे लोगों को झुकना पड़ा। उद्धव जी ने उस बात को स्वीकार किया और जब तक उनसे मिलीजुली सरकार रही, एक भी बिहारी के ऊपर वो घटना नहीं हुई। और जैसे ही सत्ता उनके हाथ से गई, आप देखिए किस तरीके से हो रहा है। तो प्रशांत जी वो व्यक्ति हैं जो किसी राज्य में भी था तो बिहार के लिए सोच रहा था, बिहार में नहीं था तो बिहार के लिए कर नहीं पा रहा था। आज वो बिहार लौटा है बिहार को बदलने के लिए, बिहार में ही रहता है। आज प्रशांत किशोर जी अगर इस बात को बयां कर दें, मीडिया में जाके कह दें कि आप आज से मैं फ्री हूं, जो चाहे मुझसे बात कर सकता है, तो इस देश का कोई बड़ा दल नहीं होगा जो लाइन लगा के उनके पास खड़ा नहीं हो जाए कि अब अगला चुनाव कैसे जीता जाए। पर बावजूद इसके प्रशांत जी यहाँ पे अपना सब कुछ त्याग कर, अपना सब कुछ कमाया हुआ इज्जत प्रतिष्ठा सब कुछ दांव पे लगाकर, अपना रुपया पैसा सब कुछ दांव पे लगाकर आज बिहार को बनाने और संवारने में लगे हैं। तो सवाल हम लोग क्यों नहीं पूछेंगे मोदी जी से कि मोदी जी जब आप 14 में आए आपने चीनी मिल खुलने की बात की, जब आप 15 में आए आपने स्पेशल पैकेज देने की बात की, और उसके बाद आप जितनी बार भी आए आपने ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बिहार में, ना कभी इस बारे में किसी को बताया। और प्रशांत जी तो ये कहते हैं कि हम बीजेपी का झंडा उठा लेंगे, हम इस मोदी का झंडा उठा लेंगे अगर कोई एक मीडिया कोई एक बयान दिखा दे जहां पे मोदी जी विकास की करें या ना करें वो बात की बात है, सिर्फ ये दिखा दे कि कहीं पे भी मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक बैठक किया है। आज मोदी जी चाह दे तो क्या नहीं हो सकता है बिहार में, लेकिन मोदी जी के ऊपर भी कॉर्पोरेट का दबाव है कि अगर बिहार में ही सब कुछ हो जाएगा तो फिर वहां से मजदूर बनने की फैक्ट्री बंद हो जाएगी। अगर यहाँ पे सही में रियल में अगर स्टील की फैक्ट्री लगनी शुरू हो जाए, चीनी मिलें चालू हो जाए, यहाँ पे अलग अलग उद्योग लगने शुरू हो जाए, तो जो मजदूर बनने की फैक्ट्री बना है बिहार वो बंद हो जाएगा। तो उससे देश का सारा जो उद्योग आप देख रहे हैं वो ठप पड़ जाएगा। अब क्या सारे दिन पोछा लगाने का काम बिहारियों का ही रहेगा, पूरे देश का कचरा बिहारी ही साफ करेगा और आप राजा बनकर बैठे रहेंगे, यहाँ पे बिहार की बोली लगाएंगे 70 करोड़ दूं कि 80 करोड़ दूं, 80 करोड़ दूं कि 90 करोड़ दूं। तो ये मोदी जी
बिहार आ रहे हैं उनका स्वागत है, बिहार को कुछ दे के जाएं उसका भी स्वागत है। बिहार में कोई उद्घाटन करते हैं, कोई ट्रेनें चलती हैं, सड़कें बनती हैं, हाईवेज बनते हैं, जो किसी भी कार्य को करने के लिए अगर विकास के रास्ते में वो सहयोग कर रहा है तो वो बनना ही चाहिए, वो बनाएं आप। लेकिन यहाँ पे उद्योग की भी बात करें, इंडस्ट्री की भी बात करें और बिहार के पलायन को रिवर्स करने की भी बात करें। इस वक्त बिहारी बहुत परेशान है। आज सुबह ही एक कॉल आया था मेरे पास, दिल्ली नोएडा में एक लड़का जॉब करता है, उसके पिताजी यहाँ बीमार हैं, वो अपनी जॉब छोड़ नहीं पाता है, वो इतना नहीं कमा पा रहा है कि अपने पिताजी का अच्छे से इलाज करा दे। तो वो चाह रहा है कि अगर जब मैं कमा रहा हूँ यहाँ पे रूम रेंट वगैरह अगर मुझे ना देना पड़े तो इस पैसे से मैं कुछ अच्छा बेहतर इलाज करा पाऊंगा और 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाऊंगा। वो बार बार कह रहा है कि जनसुराज में कोई काम है क्या अगर इस तरीके का। तो उसको मैंने बताया कि हम लोग वॉलंटियर हैं, हम लोग यहाँ पैसा नहीं लेते हैं काम करने का, आप भी चाहे तो आ सकते हैं, लेकिन चूंकि आपकी स्थिति वैसी नहीं है तो आप ना आए, आप उस जॉब को कंटिन्यू करें। तो वो आदमी चाह रहा है कि अपने पिताजी को देखे करीब से, उसको खुद हॉस्पिटल लेके जाए, खुद इलाज करवाए, पर वो नहीं कर पा रहा है। उसको वहां अपना शरीर गलाना है और वहां से जो पैसा भेजेगा उससे इलाज होगा, उसमें से कुछ पैसे उसके वहां रहने खाने में खर्च हो जाएंगे। तो ऐसे में बिहार कैसे चलेगा, बिहार का भविष्य कैसे बेहतर होगा। तो बात प्रशांत किशोर अगर पलायन की कर रहे हैं तो मोदी जी हो कि इब्राहिम लोदी जी हो, सबको यहाँ पे पलायन की ही बात करनी होगी, पलायन रोकने के ऊपर बात करना होगा, बात यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था को सुधारने पे करना होगा, बात यहाँ पे रोजगार के सृजन का करना होगा, बात यहाँ पे किसानों को किसान बनाने का करना होगा। आप देखिए कई मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी जी किसान निधि का पैसा बिहार में आकर रिलीज करते हैं, आपने कई मौकों पर देखा होगा। वो मिलना है, वो साल में जो 3 बार आता है 2,000 रुपये, वो तो मिलना ही है। वो प्रक्रिया है, जैसे आपकी सैलरी हर महीने आती है, अब हर बार हम यहाँ पे आके ऐलान करें कि इस महीने भी इतने लोगों को सैलरी गई, इस महीने इतने कंपनीज में इतने लोगों को सैलरी गई, ऐसा कोई न्यूज बनाता है क्या? और वो यही तरीका है इनका अपना काम करने का। ये हर महीने हर 4 माह पे 3 माह पे जाना ही है, बावजूद इसके इसको आके बार बार घोषणा करना है ताकि बार बार अखबारों में छपे कि इतना करोड़ रुपया हुआ रिलीज, इतना लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में गया। आप ये कर रहे हैं, ये सम्माननीय है, आप जिस पद पे बैठे हैं आपको करना ही है, देश की तरक्की के लिए आपको जो करना है करना ही, आप उसको प्रचारित करिए वो भी ठीक है, लेकिन आप कुछ ऐसा भी तो करिए कि बिहार के लोग बाहर ना जाएं, बिहार के लोग बिहार में रहकर रोजगार करें, बिहार के लोग बिहार में रहकर पढ़ाई करें, बिहार के लोग बिहार में रहकर बिहार को संवारने से जाने का काम करें और बिहार को बिहारी होने पे गर्व हो। ऐसा बिहार बनाने के लिए कभी तो आप आवाज उठाइए। आप कोई गुजरात के प्रधानमंत्री नहीं है, आप भूल गए हैं, आपको पता नहीं चल पा रहा होगा, आपको लोगों ने बताया नहीं होगा, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। बिहार को हर वक्त सिर्फ सीटों के लिए इस्तेमाल मत करिए, बिहार को हर वक्त अपने लिए यहाँ पे नेतागिरी करने के लिए, अपने नेताओं की इज्जत को बचाने के लिए मत करिए। आप अगर बिहार बनाना है, बिहार को संवारना है, तो बिहार के विकास पे जो भी कार्य किया सकते हैं उस पे कार्य करिए, तब जाके बिहार बदलेगा। जैसे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो आप देखे होंगे कई जगह जो हिंदी भाषी लोग हैं उन पे अत्याचार हो रहा है, जो गैर हिंदी भाषी राज्य के लोग हैं उनको नफरत की दृष्टि से देख रहे हैं। एक न्यूज आया था जिसमें एक गाड़ी इंसान का फोड़ दिया गया जिसपे वो हिंदी में कुछ लिखा था। एकदम आपने सही सवाल उठाया है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो क्या हिंदी भाषी लोगों के लिए कुछ राहत का काम करेंगे? शिवम भाई आप देखिए, बहुत बड़ा देश है, घटनाएं होती रहेंगी, छिटपुट घटनाएं होती रहेंगी, लेकिन आप याद करिए मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने हिंदी भाषा को लेकर और उसको आगे उसके प्रचार प्रसार को लेकर बहुत वादे किए थे और इन्होंने हिंदी को इन्होंने कोशिश की कि बाहर जाएं तो राजनेताओं से हिंदी में ही बात करें, अपने भाषण को भी कोशिश की कि हिंदी में ही रखा जाए। आपने देखा होगा इन्होंने हिंदी का प्रचार प्रसार बहुत किया, लेकिन यह क्या सिर्फ अपने ऊपर कैमरा घुमाने के लिए ही था? आज कोई बिहार का लड़का, बिहार के का कर्मचारी महाराष्ट्र में मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उस पे इनके ही सरकार का बना हुआ मुख्यमंत्री, इनका ही बनाया हुआ मुख्यमंत्री, क्योंकि सारा निर्णय तो यही तय लेते हैं, इनके भी निर्णय के बिना तो कुछ संभव नहीं है भाजपा में। और वहां का मुख्यमंत्री इस बात पे एक शब्द भी नहीं बोलता है, उल्टा और कहता है कि नहीं, अगर आपको महाराष्ट्र में रहना होगा तो मराठी बोलना होगा, आपको तमिलनाडु में रहना होगा तमिल बोलना होगा, कर्नाटक में रहना होगा कन्नड़ बोलना होगा, गुजरात में रहना होगा गुजराती बोलना होगा। आप देखिए किस तरीके का देश बना रहे हैं हम लोग। और अगर चलिए मान लीजिए कि कुछ
चंद लोग जो समाज में शांति फैलाने की कोशिश करते हैं वो इस काम को कर रहे हो, आपका उसमें कोई हाथ ना हो, पर देश तो आपका है, देश तो आपका है। अगर आपको पाकिस्तान से कोई आक्रमण हो रहा है तो पूरे दिन न्यूज में चल रहा है कि मोदी ने जवाब दिया। जहां कोई बात अमेरिका से, दुबई से, मलेशिया से, म्यांमार से, किसी भी देश से जब कोई बात उठती है नेगेटिव इस देश के लिए तो टीवी पर चला आता है मोदी ने दिया जवाब। और जब बात बिहारियों की आती है, जब बात बिहारियों को हिंदी भाषा के डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उनको मारा पीटा जाता है और बिहार का प्रधानमंत्री फिर बिहार आता है, इस बात पे कुछ नहीं बोलता है। उसका मुख्यमंत्री जिस राज्य का शासक बना हुआ है वो उस बात पे कुछ नहीं बोलता है। तो ऐसे मोदी जी का क्या स्वागत किया जाए बिहार में? फिर भी आपका स्वागत है, देश आपका है। हम तो यही मान के चल रहे हैं कि तमिलनाडु भी भारत का हिस्सा है, महाराष्ट्र भी भारत का हिस्सा है, बंगाल भी भारत का हिस्सा है, गुजरात भी भारत का हिस्सा है और आप पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं। हम तो यही मान के चलते हैं, इतिहास भी यही मान के चलेगा। लेकिन इतिहास में ये काला अध्याय भी जरूर लिखा जाएगा मोदी जी के नाम पर कि जिस वक्त बिहार के लोग खासकर हिंदी पट्टी के नाम पर जगह जगह मारे पीटे जा रहे थे तो बिहार में आकर प्रधानमंत्री जी यहाँ पे नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे थे। यहाँ पर अपनी सत्ता में कुर्सी बचाने के लिए, जिसकी मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। मतलब ये क्या तरीका है काम करने का और ये कैसे हम लोग धीरे धीरे बिहार को न सुधार पाने वाला राज्य मान के छोड़ दिया है। प्रशांत जी हमेशा कहते हैं कि बिहार को ज्यादातर नेताओं ने न सुधार पाने वाला राज्य मानकर छोड़ दिया है। इसमें आप देखिए कितनी सच्चाई है इस बात में कि इनको लग रहा है कि यहाँ सिर्फ मजदूर ही हो सकते हैं। तो 2 4 5 लोग ठीक ठाक होशियार हो गए हैं, वो ठीक है अपने किस्मत पे हो गए हैं। लेकिन ये जो जगह है ये लगातार मजदूर प्रोड्यूस करती रहनी चाहिए, तभी तो जाके पूरा देश चल पाएगा। अगर वही मेन फैक्ट्री बंद हो जाएगी, मजदूर बनने की फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो देश चलेगा कैसे? तो लगातार ये फैक्ट्री चालू होनी चाहिए, इस फैक्ट्री से लगातार मजदूर निकलने चाहिए। मोदी जी की जो असली फैक्ट्री है वो यही है कि बिहार में मजदूर वाली फैक्ट्री चलती रहे, बाकी फैक्ट्री लगे नहीं लगे, वो चीनी मिल का चाय वो भले पिए ना पिए, भले चाय पीना छोड़ दें, कॉफी पर चले आए, लेकिन बिहार में चीनी मिल नहीं चालू होगी, बिहार में उद्योग नहीं लगेंगे, बिहार में सिर्फ एक ही फैक्ट्री चलेगी, वो मजदूर बनाने वाली फैक्ट्री चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारा वीडियो देखने के लिए। अगली चर्चा में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय बिहार, जय जय बिहार।